नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीएन न्यूज में। एक बार मैं फिर हाजिर हूं बड़ी खबरों के साथ। बांदा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने नियुक्ति पत्र न दिए जाने के बाद रोष व्यक्त किया और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। बता दें कि करीब 1 साल पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती निकली थी, जिसकी उक्त अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और उसका चयन भी हो गया था। अब नियुक्ति पत्र को लेकर के तारीख पर तारीख दी जा रही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि सीएमओ ऑफिस से फोन आया था कि किस तारीख को उनका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसकी वजह से तमाम महिला अभ्यर्थी आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंच गई, लेकिन अचानक बताया गया कि उनका नियुक्ति पत्र दिए जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मुख्यमंत्री के स्तर से कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है, जिसके बाद महिला भर्ती काफ़ी नाराज आई। उन्होंने आपको बता दें कि महिला भर्ती जो है वो काफ़ी नज़र आई। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद सैलून का लटकाया गया है। आज भी वो अपने बच्चे व काम छोड़कर बड़ी मुश्किलों से आई हैं, लेकिन अचानक नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया गया। आखिर सरकार चाहती क्या है और सरकार की मंशा क्या है? अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। नाम है आपका? लक्ष्मी देवी नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए क्यों आए हैं आप लोग? क्या है हमारा एएनएम में सिलेक्शन हुआ है। हमारी वैकेंसी को 1 साल हो गया, अभी तक हमारी कोई प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ रही है। एक काम होता है फिर आगे बढ़ जाता है 2-3 महीने के लिए, लेकिन अभी तक कोई मुख्यमंत्री के 100 दिन। ये बताइए आज नियुक्ति पत्र मिलनी थी आप लोगों को, तो कब मिला? नहीं मिला। तो क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, अरे एक आदमी बोलो। हम लोगों को वही नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। सब लोग आए हैं यहाँ, बहुत दूर दूर से आए हैं। सब बहनें परेशान हो रही हैं। कोई अपने बच्चे छोड़ के आया है, कोई कितनी परेशानी से इतनी दूर आई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार कौन है? तो क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमको ज्वाइनिंग मिले, जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइनिंग मिले। नहीं मिलता तो क्या करेंगे? नहीं मिलेंगे तो हम लोग धरना देंगे। फिर आपका? अनीता गुप्ता। अनीता गुप्ता, ये बताइए यहाँ पे सीएमओ ऑफिस में क्यों आए हैं आप लोग? आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण होना था, इस वजह से हम लोग आए हैं। हम लोग को 3 कॉलें गई और मैसेज गया और कि आपको यहाँ सुबह उपस्थित होना है। हम लोग आए, बड़ी मुश्किल से आए। कोई बच्चे छोड़ कर आई हैं छोटे छोटे 4-4 महीने की। इसका जिम्मेदार कौन है? किस मुसीबत से आए हम लोग? अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर कुछ हमारे साथ दुर्घटना हुई जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? हम लोग क्या जवाब देंगे? तो यहाँ आके क्या पता चला आप लोगों को? बस यहाँ पर ये पता चला कि आज नहीं नियुक्ति पत्र, अगले जब बटेगा तब आपको बताया जाएगा। क्या सूचना नहीं मिली थी आपने? नहीं, कोई सूचना नहीं। तो यहाँ पे सीएमओ साहब मिले या किसी कोई अधिकारी से बात की आप लोगों ने? सीएमओ साहब छुट्टी में है। छुट्टी में? तो आप लोग सब आए हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो लोग आए हैं? 58 लोग हैं। 58 लोगों, किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं। क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग नियुक्ति पत्र चाहते हैं। और नहीं मिले नियुक्ति पत्र क्या करेंगे? धरना देंगे, कोर्ट जाएंगे, जो भी होगा वो करेंगे। कब से काम कर रही हैं आप लोग? हम 7 साल से संविदा में हैं। संविदा में। तो आज क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? आज मिला था कि नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। फिर क्या हुआ? आज नहीं मिला नियुक्ति पत्र? नहीं। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रसडा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। आपको बता दें कि थाना रसडा पर वादी मुकदमा द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र वर्मा को 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या की कर दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल रसडा पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 1 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता से दृष्टिगत थाना रसडा पुलिस टीम द्वारा तत्परतापूर्वक घटना के शीघ्र अनावरण हेतु सीसीटीवी फुटेज सहित तकनीकी साक्ष्यों का संकलन करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
पूरा मामला। जनपद बलिया के थाना रसड़ा में दिनांक 16 फरवरी 2023 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 65/23 अंतर्गत धारा 302 आईपीसी के क्रम में कल एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसके संबंध में पीसी की गई थी। उसी क्रम में आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उस मामले में 2 अन्य वांछित अभियुक्त हमारे जो कि इस मामले से में इन्वॉल्व थे और जो इसके मुख्य अभियुक्त सौरभ उपाध्याय और देवेंद्र उपाध्याय, इन दोनों को भी बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये टीम का एक अच्छा कार्य है, क्योंकि जो मुकदमा जब पंजीकृत हुआ था 16 तारीख को 3 लोगों को नामजद किया गया था, जिनसे जब पूछताछ की गई थी तो उनका इस मामले में संलिप्तता नहीं लग रही थी। तो पुलिस के लिए यह केस लगभग एक ब्लाइंड केस की तरह था और इसमें लगातार हमारी जो भी टीम्स थी, एडिशनल एसपी साहब, सीओ मोहम्मद फहीम साहब, इन सब ने मिल करके काफ़ी मेहनत करते हुए जो सही मुलजिम हैं उन तक पहुँचे। सीसीटीवी कैमरा की एनालिसिस, टेक्निकल सर्विलांस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन सब का समन्वय स्थापित करते हुए हम सही मुलजिमों तक पहुँचे, उनको गिरफ्तार किए हैं। सौरभ उपाध्याय की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त की गई पिस्टल, जिससे कि स्वर्गीय सुरेश वर्मा जी का कत्ल किया गया था, उसको बरामद कर लिया गया है। इसको एफएसएल लैब भेज करके इसकी जो भी आगे जांच है उसको साइंटिफिक एविडेंस के रूप में केस डायरी में सम्मिलित किया जाएगा। अब तक इस मामले में कुल हमारे 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आलोक सिंह, जिनको कल गिरफ्तार किया गया था, उसके अलावा सौरभ उपाध्याय और देवेंद्र उपाध्याय, 2 को आज गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस मामले में आलोक सिंह के भाई कुंदन सिंह का भी नाम आ रहा है, जो कि इस मुकदमे में जिनको वांछित करते हुए उनकी तलाश की जा रही है। तो कब तक कुल मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संगठन को मजबूत करने को लेकर जनपद बहराइच में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और 2024 के चुनाव को लेकर एकजुट होकर कमर कसने की बात कही। कांग्रेसी पदाधिकारियों के ऊपर दर्ज किए जा रहे मुकदमे को लेकर बृजलाल खाबरी ने कहा कि हमारी अच्छी बात भी उन्हें चुभने लगी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जब बात की जाएगी तब मुंह बंद करने के लिए सरकार ये करती रहेगी। वहीं सचिवालय के भीतर पत्रकारों के ऊपर निंदा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के खिलाफ मुकदमे लिखवाकर, हमले करवाकर मुंह बंद करना चाहती है और ये बिल्कुल उन्होंने गलत करार दिया है। देखिए, उनका काम है बार करना। जब हम देश के हित में बात करेंगे, जब हम महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे, जब हम गलत कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो उनका काम है हमें दबाना। और दबाने के तरीके उनके पास हैं। सीडी है, ईबी है, ईबीआईडी, सीआईडी, दुनिया भर में जितने भी संगठन हैं सरकारी, उनका जो दुरुपयोग हो रहा है वो देश के हित में नहीं है। तो क्या कांग्रेस दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में स्थित HDFC बैंक में मंगलवार की दोपहर करीब 2-2:30 बजे एक शख्स बैंक में घुस आया। बैंक में घुसते ही वो सीधा कैश काउंटर की तरफ गया। इसके बाद उसने बैंक कर्मचारी को कैश निकालने के लिए कहा। इस पर कर्मचारी ने उससे चेकबुक मांगी। वो शख्स अपने बैग में चेकबुक तलाशने का नाटक करने लगा और अचानक ही बैग से पिस्तौल निकाल ली। पिस्तौल निकालते ही उसने कर्मचारी से कहा, मुझे कैश चाहिए। पिस्तौल देखकर बैंक में अफरा तफरी मच गई, सब भाग खड़े हुए। इस दौरान उस शख्स ने बैंक में फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को मामले की जानकारी मिली, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि जो फायरिंग की है युवक, उसका शख्स का नाम राजा है। बैंक में गोलियां चलाते वक्त 2 नशे की हालत में था। अलीगढ़ में चलती मिनी बस में आग लग गई। किसी तरह सवारियों को बचाया गया। बस खुर्जा से सिकंदराबाद जा रही थी। वहीं बस को दूर से ही आग का गोला बनते देखा जा सकता था। बस से आग की ऊंची लपटों के साथ धुआं आसमान को काला कर रहा था। यह घटना थाना अकराबाद क्षेत्र के ननऊ हाईवे के पास की है, जहां अचानक मिनी बस में आग लग गई। जीटी रोड पर ननऊ हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। वहीं इस हाईवे पर मंगलवार को तेजी से जा रही मिनी बस में आग लग गई। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ी भी आग को काबू करने के लिए पहुंची। हालांकि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अनिल कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? खुर्जा के। ये बस में कैसे आग लगी है? कहाँ जा रहे थे, कहाँ बैठे थे आप? खुर्जा से गाड़ी आई है, सिकंदराबाद के लिए बस जा रही है, वो बारात जा रही है जी। तो चलते चलते गाड़ी में आग लग गई है। अच्छा। एक इको वाले भैया ने बताइए, आगे नहीं है। आगे आग कैसे लगी? चलते चलते लगी है अपने आप। इंजन की जहाँ इंजन है उसकी तरफ से धुआं उठा, वहीं से धुआं उठा। गाड़ी खुली हुई है। तो बारात कहाँ से जा रही थी? खुर्जा से जा रही, सिकंदराबाद के पास कोई गाँव है एक। अच्छा, उस गाँव में। तो कितने लोग सवार थे गाड़ी में? कम से कम 40-45 लोग थे उसमें। तो इसमें कोई किसी के कोई नहीं, सब बढ़िया है, मगर शीशा तोड़ने में थोड़ी लग गई है किसी भाइयों को। अच्छा अच्छा, 4-6 भाइयों को लग गई है। कोई कैजुअलिटी नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया वैसे तो।
The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TTN न्यूज। नमस्कार।